सामाजिक विज्ञान के अगले पड़ाव यानी चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पिछला चैप्टर जो था यूरोप में राष्ट्रवाद, वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर था जिसमें हम लोगों को पता चला कि किस तरह का जो है वर्ड जो है यूज किया जाता है राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है और यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ कैसे था, है ना। ये जो घटनाएं हैं वो काफ़ी टाइम की पहले की है, जब भारत में राष्ट्रवाद का कोई नामो निशान नहीं था। उस वक्त जो है राजाओं का राज्य था, अलग अलग जगहों में बटा हुआ था। उस टाइम में यूरोप में ये राष्ट्रवाद हो चुका था। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर आप उसको देख सकते हैं। ये सारे जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप आराम से जाकर देख सकते हैं, है ना। अगर आपने उसको पढ़ लिया है, देख लिया है, तो ये चैप्टर बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जिन्होंने वो पहला चैप्टर देख लिया है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और उसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आपका स्वागत है ऑनलाइन स्कूल इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका एसएसटी टीचर राकेश सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी जो है बुक और नोटबुक अपने साथ में रखना है ना। वहां पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको लिखते रहना है ना, तभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, है ना। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में वापस रिविजन करने में बहुत दिक्कतें होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद के टाइम में ही बता दिया था कि राष्ट्रवाद की मीनिंग क्या होती है, एक बार फिर से बता देता हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रवाद का मीनिंग होता है देश के प्रति प्रेम, यानी कि देश के लिए कुछ भी कर जाना, यह होता है राष्ट्रवाद। अब यह हुआ कैसे था तो बता देता हूं कि पहले यूरोप में यह घटनाएं घटी थी, है ना। जब यूरोप में ये घटनाएं घटी तो यूरोपियन लोग उसके बाद में छोटे छोटे जो है राज्य बने, राज्य से राष्ट्र बने, और जब राष्ट्र बने तो उनके मन में ये आया कि अब देश को आगे बढ़ाना है, हम सबको जो है एक लेवल अप करना है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को इधर उधर अदला बदली करना स्टार्ट किया, नए नए जगहों की खोज करना स्टार्ट किया ताकि बिजनेस भी हो सके और अपने जो है थॉट्स यानी कि विचार इधर उधर जा सके और कुछ नई चीजें सीख सके। इसी हिसाब से यूरोपियन कंट्री के कुछ जो लोग हैं, है ना, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो भारत की तरफ आ टपकी और वहां पर बिजनेस के इरादे से यहां पर आए थे और फिर यहां पर काफी कुछ बदलाव कर दिया था, जिसमें सबसे बड़ा रोल अपनाते हैं ब्रिटेन के लोग यानी ब्रिटिश एम्पायर। ओके, तो उससे पहले आपको बता देता हूं कि जब यूरोप में ये सारी घटनाएं हो रही थी ना, उस टाइम यहां पर भारत में मुगलों का राज हुआ करता था, है ना। उस समय जब मुगलों का राज था तो हम लोग बता देता हूं कि ये जो यहां पर थोड़ा सा मैं चैप्टर को डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में आप लोगों को सारी घटनाएं जो हैं 1920 के बाद की देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा, है ना। 1920 के बाद की सारी घटनाएं इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि राष्ट्रवाद की भावना होती है देश के प्रति भावना। अब ये घटनाएं आती कहां से, तो देखिए, जब आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशराइज किया जाता है, जब आपको लगता है कि अब बहुत हो चुका है, अब हम लोगों को खुद के लिए और अपनी जमीन के लिए कुछ करना चाहिए, तब हम लोगों के मन में एक लगाव होता है अपनी भूमि के ऊपर, अपनी जमीन के लिए, ठीक है। फिर आप लोगों के मन में आता है कि हम लोग जो यहाँ पे पहले से रह रहे थे, है ना, उनके लिए ही ये जमीन बनी है और उनका ही यहाँ पर अधिकार होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये लगाव होने लगता है अपने देश के प्रति। जब लगाव होता है तो हम लोग को क्या कहते हैं, अपने थॉट्स अदला बदली होते हैं, है ना। जितने भी लोग हैं ना आसपास के, हम लोग उनसे मिलते हैं और हम लोग बातचीत करते हैं कि जो हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है ये गलत है ना। हमारा खुद की जमीन है और हम उसके ऊपर ही हम रह नहीं सकते, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, है ना। सारे काम अंग्रेज बिगाड़ रहे हैं, तब ये जो है भावना का अदला बदली होती है। इसमें अब सबसे बड़ा रोल कौन अपनाते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा रोल अपनाते हैं जो जैसे न्यूज़ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे गीत का होना, है ना। ये से बहुत सारी घटनाएं होती है जिसके आपके दिमाग को जो है असर डालती हैं और आप लोगों के मन में एक भावनाएं पैदा करती हैं। तो उससे पहले मैं बता देता हूं कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद हो रहा था उस समय यहाँ पर भारत में जो है कहते हैं कि मुगल साम्राज्य था, लेकिन 1700 ईस्वी तक
यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 1700 ईस्वी तक की। तो 1700 ईस्वी तक जो है मुगल एम्पायर बट गया था, वहाँ पर कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे भारत को एक रख सके। ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा उत्तर भारत की तरफ था सिखों का राज, है ना, राजस्थान में राजपूतों का, गुजरात में अलग शासकों का, मराठाओं का नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ, है ना, हैदराबाद में निजामों का, है ना, बंगला अलग, अवध अलग, जाटों का अलग। तो कहने का मतलब है अलग अलग भागों में सारा का सारा देश बटा हुआ था। इसी जो है मौके की तलाश में यहाँ पर यूरोपियन कंट्रियाँ आती है और यहाँ पर अपना कब्जा जमाने का जो है सोच विचार करती है। तो सबसे बड़ा फायदा होता है अंग्रेजों का। अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल से अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं और पूरे भारत की तरफ उनकी निगाहें चली जाती है और क्या करते हैं, उस भारत को अपने कब्जे में लेने की जो है कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। फिर थोड़े ही वक्त के बाद जो है अंग्रेज यहाँ पर शासन स्टार्ट कर देते, पूरे के पूरे भारत पर अपना हुकूमत का सिक्का स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ के जो लोग होते हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम में अलग अलग जो है अपने राज्य को देखा करते थे, है ना, कहते हैं कि तू मराठा है, मैं राजपूत हूँ, हम लोग अलग अलग हैं। लेकिन जब अंग्रेजों ने राज स्टार्ट किया ना, उसी वक्त हम लोगों को अकल आई कि हम लोग अलग नहीं हैं, है ना, क्योंकि हम लोग इसी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और यहीं से हमारे पूर्वज वगैरह रहा करते थे और हम लोग एक हैं। तब ये जो भावनाएं आती हैं ना एकता की, ठीक है, वो किस लिए आती, जब आपके ऊपर अत्याचार होता है, जब आपको ऐसे जो है कंडीशन में लेके आ जाते हैं ताकि आप लोगों के मन में आता है कि नहीं यार अब बहुत हो चुका है, तब आप लोगों को कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो आपको बताते हैं कि ये देश को किस तरह से आप लोगों को हैंड ओवर करवा सकते हैं या किससे हम लोग यहाँ के जो बाहर के आए हुए लोगों को भगा सकते हैं। तब एक नाम आता है, ये नाम आता है एक ही शख्स का जिसका नाम है महात्मा गांधी, है ना। इस चैप्टर में हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा शख्स जो ऐनक पहने हुए, पैरों में चंपल नहीं, कभी कभी ऐसे ही पैदल निकल जाया करते थे, हाथ में लाठी लिए हुए, है ना, चेहरे पे एक सुकून का भाव, लड़ने का कोई विचार नहीं, लेकिन अगलों को घुटनों पर लाने की पावर उनके पास हुआ करती थी। तो ये वह शख्स थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक आप लोगों को पता हो गया होगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है और भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे था, ये आप लोगों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। इस राष्ट्रवाद की घटना में एक और घटना जुड़ती है, वो आती है 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। आप लोग को याद होगा रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, है ना, ये सारे लोग मिलकर एक बार जो है पूरा देश एक हो जाता है। कहा जाता है कि ये जो है स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए एक पहला आंदोलन हुआ था, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था, है ना। ये देश प्रेम की भावना यानी कि राष्ट्रवाद की भावना 1857 के वक्त से हमारे मन में हो गई थी। भारत को आज़ाद होते होते 1947 यानी कि करीबन 90 साल लग गए थे 1857 के बाद में, है ना। तो फिर भी हम लोगों के मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं थी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों में एकता रखने और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। इसी की चर्चा करने वाले हैं, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब बात करते हैं चैप्टर के आगे पड़ाव के बारे में। तो अब देखिएगा, जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उनका सिर्फ भारत पर ही अधिकार नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, हमारे मन में यही आया होगा, काफ़ी बच्चों के मन में यही आया होगा कि क्या सर जब अंग्रेजों ने राज किया था सिर्फ भारत पे ही किया था, तो राज करने को कहते क्या है? तो वहाँ पर एक मीनिंग आती उपनिवेश, है ना। आप लोग काफ़ी जगह से पढ़े होंगे कि उपनिवेश का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब यूरोपियन कंट्रियाँ एक अच्छे पड़ाव तक की तरफ बढ़ गई थी, एक लेवल को अप कर लिया था, तब उनके मन में ये आया था कि हम लोग क्या करें, अपने ही राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए हमको और पावर चाहिए हमारे, है ना, मतलब हमारे लिए इतनी पावर चाहिए ताकि कोई दूसरा देश हमारी तरफ देख न सके। ऐसे ही करके यूरोपियन कंट्रियाँ अलग अलग जगह पे गई थी। ध्यान रखिएगा, है ना, यूरोप यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं, और ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको अच्छे से बता दिया था। इन कंट्रियों ने क्या किया, अलग अलग जगहों में राज करना स्टार्ट किया, अलग अलग जगहों में जाना स्टार्ट किया। ध्यान रखिएगा, उपनिवेश का मतलब होता है कि एक पावरफुल कंट्री के द्वारा किसी दूसरे देश के ऊपर आकर अधिकार कर लेना और वहां पर जितने भी चीजें हैं, है ना, जितना भी वहां पे कच्चा माल हो, पक्का माल हो, उनके ऊपर अधिकार करके उसको जो है यूज करना अपने ही तरीके से, है ना, उसको जो है कहते हैं उपनिवेश।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत एक उपनिवेशिक देश था, किसके अंडर में? अंग्रेजों के अंडर में। अब देखिएगा अंग्रेज क्या किया, अंग्रेजों ने अलग अलग जगह पर अधिकार किया, जैसे अमेरिका पर, है ना, जैसे अफ्रीका के कुछ भागों पर, ऑस्ट्रेलिया पर, है ना, इंडिया के ऊपर, ऐसे उन्होंने बहुत जगह पर उन्होंने राज किया। ऐसे ही फ्रांस ने भी अपने अपने जो है जगह को चूज कर लिया था, उसने अपने अपने जगह को जो है कवर करना स्टार्ट किया था। तो कहने का मतलब सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं, यूरोप के सारे देशों ने मिलकर इस पूरे वर्ल्ड पर अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया था, और इसे ही कहते हैं उपनिवेश। ध्यान रखिएगा, है ना, एक शक्तिशाली राष्ट्र एक ऐसे राज्य के ऊपर कवर कर लेना जिसमें वहां पर कहने का मतलब है कि वो अभी पिछड़ा हुआ था। पिछड़ा हुआ का मतलब है उस वक्त वो राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, वहां पर कोई भी इस तरह की जो है लोकतांत्रिक कोई व्यवस्था नहीं थी, न लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति कोई भावना थी, है ना, उसको कवर करने के जो लालसा थी ना उनकी, वही उपनिवेश बनकर आया था। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत भी जो है आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग क्या हुए? आपसी एकता को पहचानने लगे। जब हम लोग उपनिवेशिक बन गए थे, हम लोग जो है हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज्य करना स्टार्ट किया था, हम लोगों के ऊपर राज करना स्टार्ट किया था, उस वक्त में हम लोगों ने समझा कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम लोग एक हैं। ये एकता की भावना कहां से आई थी? ये उपनिवेशिक शासकों की बदौलत आई थी, ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहां पर क्या हुआ था? हमारे ऊपर उत्पीड़न हुए, हम लोगों को दमन किया गया, ऐसी बहुत सारी चीजें की गई जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ बंध गए थे, है ना। क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हम लोग एक साथ हो गए थे। हम लोगों को लगा था कि हम लोग इसी जमीन की पैदाइश से, बाहर के लोगों ने आकर हमारे ऊपर राज किया और उन्होंने हमारी जमीन से हम लोगों को बेदखल कर दिया। तो ये भावनाएं हर किसी के मन में आ गई थी, और इसी उत्पीड़न और दमन के चक्कर में हम लोग क्या हो गए? एक हो गए थे, है ना। हर वर्ग, हर समूह के जो लोग हैं, है ना, कहते हैं कि हर एक के ऊपर अलग अलग इफेक्ट था। जैसे राजस्थान के लोगों के ऊपर अलग इफेक्ट था, अंग्रेजों ने अलग से हम लोगों के ऊपर कर लगा दिए थे, टैक्स लगा दिए थे। ऐसे ही अगर बात करूं तो उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, वहां पर उन्होंने अलग अलग तरह की खेती यूज करना स्टार्ट किया, है ना। असम हो गया, नागालैंड वगैरह, उधर उन्होंने क्या किया? वहां पर जो चाय की खेती थी उसके जो है हर एक बगान पर टैक्स लगाना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब है हर एक वर्ग हो गया, जैसे मराठा हो गए, है ना, मुगल हो गए, इस तरह से उन्होंने अलग अलग जगह को बांट दिया था और वहां पर अलग अलग चीजें उन्होंने लागू कर दी थी, है ना। उनके अनुभव भी अलग अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। अब कहते हैं कि कुछ जगहों पर उन्होंने रियायतें दी थी, तो वहां के लोग थोड़े से कहते हैं कि उदार हो गए थे अंग्रेजों के प्रति, लेकिन कुछ लोग इतने गुस्से में थे ना कि अंग्रेजों को अभी से निकालने की विचार उनके मन में आ गए थे। तो कहने का मतलब है कि हर एक लोगों के मन में ये था कि हम लोग या तो आज़ादी चाहिए या ऐसे ही बैठे रहें, है ना। कुछ लोगों के मन में था कि जैसे अंग्रेज चाह रहे वैसे होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हर किसी के मन में अनुभव अलग अलग था और राष्ट्र के प्रति जो है भावनाएं भी अलग अलग थी। लेकिन उस वक्त एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी। उनके नेतृत्व में एक टीम बनती है और वहाँ पर कहा जाता है कि यही वो शख्स हैं जिसकी बहुत अहम जो हम लोग मानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक अहम रोल माना जाता है ना। इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर, है ना, एक समूह होता है कांग्रेस, उनके साथ मिलकर, ये पार्टी नहीं है, एक समूह है ना, एक ग्रुप था, उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, है ना। अंग्रेजों की नाक में ना दम कर रखा था। एक ही व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति अंग्रेजों को नचाने वाला था, है ना। इससे ऐसी उन्होंने हालत कर दी थी ना अंग्रेजों की, तो अंग्रेज सोचने लगे थे कि यार ये बंदा कैसे आ गया यहां पर। तो बता देता हूं कि ये बंदा आया था जनवरी 1915 में, 1915 में। कहां से? अफ्रीका, ये जगह है, वहां पे वो गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। वहां से उन्होंने काफी कुछ चीजें सीखी थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने, क्या होता है, एक वक्त होता है जब वो एक ट्रेन में जा रहे होते हैं और वहां से अंग्रेजों ने वहां पे उनको उतार देते हैं, है ना, धक्का देकर ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम जो है तुम इस ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे पास टिकट है या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए है, न कि जो है काले लोगों के लिए। तो वहाँ पर अफ्रीका में काले और गोरों का
एक समूह बना दिया गया था, एक अलग से बंटवारा कर दिया था। तब गांधी जी वहाँ से आंदोलन स्टार्ट करते हैं, है ना, वहाँ से कुछ चीज़ें सीखते हैं, जो वहाँ पर सीखा है वहाँ पर लोगों को, है ना, मतलब एक कर देते हैं, और वहाँ के लोगों को एक करने के बाद वहाँ की जो है जनता को ये बता देते हैं कि हम लोग क्या है, एक है, और हम लोगों की पावर बहुत ही अच्छी होती है, मतलब हम लोगों की जो पावर है ना, उसकी वजह से हम लोग किसी को घुटने में ला सकते हैं। यही सारी चीजें लेकर भारत की तरफ आए थे 1915 में, याद रखिएगा, जनवरी 1915 में। जब भारत में आए तब वो देखते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर हालत खराब कर रखी है, हर एक जगह पर उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा जो है भारत को पूरा का पूरा बर्बाद करने की तरफ बढ़ चुके हैं। तब महात्मा गांधी के विचार आता है कि जो मैंने अफ्रीका में किया था अब यहाँ करने वाला हूँ, है ना। कुछ उनके रूल्स होते हैं जैसे सत्य, अहिंसा, है ना, उन चीज़ों पर चलते हुए वो भारत को एक नए रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करने स्टार्ट कर देते हैं। तब उन्होंने क्या करते हैं, एक बड़े बड़े विशाल आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ से अंग्रेजों के दिमाग में ये आ जाता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, है ना। अब देखता हूँ उनकी जो है इस बंदे की जो पावर होती है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब ये व्यक्ति सोचता है कि मुझे आज किसी जगह पे जाना है, या कहते हैं कि जब आंदोलन खड़े करने की बात होती है तो पूरा का पूरा देश उनके साथ में जुड़ जाता है ना। तो एक छोटा सा क्लिप है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि उससे आप लोगों को जानकारी हो जाएगी कि ये जो शख्सियत है वो क्या था। देखिएगा, ये जब गांधी जी जब कहते हैं कि एक आंदोलन के लिए जा रहे होते हैं, तो उनके साथ साबरमती आश्रम से उनके साथ एक पूरा का पूरा हुजूम उमड़ आता है ना, पूरा का पूरा एक कहते हैं ना, एक पूरा देश, ऐसा लगता है कि एक आदमी के पीछे पूरा देश चल रहा है। जैसा गांधी जी बोलते हैं वैसा वो करते हैं। इससे क्या होता है, अंग्रेजों को डर हो जाता है कि गांधी जी ने अगर बोल दिया ना कि अंग्रेजों को खदेड़ दो, तो ये लोग सोचेंगे नहीं और ये कर जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग बता सकते हैं कि एक आदमी की पावर क्या थी। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं 1920 की घटनाएं, सारी 1920 की घटनाएं पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि गांधी जी, ये बहुत पुराना क्लिप है और मज़ा आने वाला आप लोगों को पढ़ने में, कि जब गांधी जी एक जगह पर रुकते हैं, एक आश्रम में रुकते हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं, तो पूरा का पूरा हुजूम आ जाता है, पूरा का पूरा एक देश वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तब गांधी जी जाकर वहाँ पर मीटिंग लेते हैं और बताते हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना है। जब एक देश एक साथ होना, तो कोई भी आपके ऊपर जो है शासन करने में डरता है। ठीक है, तो ये जहां तक आप लोगों में बता चुका हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाला है, राष्ट्रवाद की भावना कहां से पैदा हुई, क्या क्या इसमें पूरी परिघटनाएं हुआ करती थी, तो सारी मैंने चीजें आपको बता दी हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अगला जो हम लोगों का पढ़ा होगा इस चैप्टर का, वो होगा जो पहला विश्व युद्ध है, और उसके साथ में जितने भी गांधी जी के जो आंदोलन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आता है पहला विश्व युद्ध। यहीं से हम लोगों की अपनी जो है जर्नी स्टार्ट होती है इस चैप्टर की, है ना। पहला विश्व युद्ध जो होता है 1914 से स्टार्ट होता है, 1914 से लगाकर 1918 के बीच में, है ना। क्योंकि इस वक्त जो है भारत जो है एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे हर एक व्यक्ति के दिमाग में आता है कि अब अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए। ठीक है, तब ये विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है 1914 के वक्त में, और ये जो विश्व युद्ध है उसमें अंग्रेज चाहते हैं कि भारत भी इसमें पार्टिसिपेट हो, भारत भी हमारे साथ मिलकर, है ना, कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध में भाग लें। तो अंग्रेजों ने कुछ शर्तें रखते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि अगर भारत इसमें हम लोगों के साथ अगर आ जाता है तो भारत को एक अलग लेवल पे लेके चले जाएंगे। अगर भारत को आज़ादी चाहिए तो हम लोग आज़ादी भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भारत को हमारे साथ होना पड़ेगा, और हम लोग विश्व युद्ध जीत जाना ज़रूरी है। मतलब हम लोग अगर विश्व युद्ध ये जीत जाते हैं तो भारत को सब कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी घटना के बाद में 1918 के वक्त में जब सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाती है, विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, ब्रिटेन के जो मित्र राष्ट्र हैं वो जीत जाते हैं, तब भारत के मन में आता है अब हमें आज़ादी दे दीजिए या हम लोगों को कुछ अलग कर दीजिए। लेकिन अंग्रेजों का मन बदल जाता है ना। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। उसी तरह से अंग्रेज जो है मुखर जाते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में झटका लगता है, और फिर गांधी जी स्टार्ट हो जाते हैं अपने आंदोलन की तरफ, है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है अगले वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो अगला वाला चैप्टर, अगला वाला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो घटनाएं होती हैं
जब गांधी जी आ जाते हैं 1915 के बाद में, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है आपके मन में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसी तरह के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।